गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीतू शार्दुल, लेक्चरर ब्यूटी कल्चर GWPC जयपुर से। आज का हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योरशिप एंड पार्लर मैनेजमेंट और टॉपिक है पार्लर प्लानिंग, जिसका यूनिट नंबर 8 है। आज हम पार्लर प्लानिंग के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम ये जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर क्या है। ब्यूटी पार्लर एक ऐसी जगह है जहाँ पे सौंदर्य संवर्धन के लिए सौंदर्य उपचार किए जाते हैं। इनमें हेयर सैलून और स्पा भी आते हैं। इनमें हेल्थ, फेशियल, फुट केयर, नेल केयर, ऑक्सीजन थेरेपी, मर्ड बाथ और भी कई अन्य प्रकार के सर्विसेज दी जाती हैं। भारत में ब्यूटी और वेलनेस सेक्टर आजकल काफ़ी बुलंदी पर है। ब्यूटी केयर का बिजनेस काफ़ी ग्रो कर रहा है। पूरी दुनिया में ब्यूटी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के उपयोग में भारत दूसरे नंबर पर आता है। एक सर्वे के अनुसार भी भारत में ब्यूटी पार्लर का बिजनेस 20% की दर से हर साल बढ़ रहा है। प्रशिक्षित ब्यूटिशियंस की मांग दुनिया भर में है और जो इस क्षेत्र में नौकरी करते हैं उनमें से ज़्यादातर लोग 1 या 2 साल में स्वयं का काम स्थापित कर लेते हैं। यानी कि इस क्षेत्र में लोग ज़्यादातर स्वरोजगार करना पसंद करते हैं। तो आज हम पार्लर प्लानिंग के बारे में ही बात करेंगे कि पार्लर खोलने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पार्लर चलाना भी एक बिजनेस है और बाकी बिजनेस की तरह ही आसान नहीं है। किसी भी बिजनेस की सफलता के लिए सबसे पहले तो दृढ़ निश्चय का होना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही आपके उद्देश्य निर्धारित करना भी ज़रूरी है। उद्देश्य साफ तौर पर पता होने चाहिए और वास्तविक होने चाहिए। एक पार्लर की प्रत्येक गतिविधि उद्देश्य प्राप्ति के लिए ही होनी चाहिए। बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाना बहुत ही आवश्यक है। पार्लर प्लानिंग करते समय हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, इसका उद्देश्य आपको बिल्कुल साफ तौर पे पता होने चाहिए। आपके उद्देश्य वास्तविक होने चाहिए। प्राइमरी और सेकेंडरी उद्देश्य भी डिसाइड कर सकते हैं। अब आती है प्लानिंग। पार्लर के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से तरीके होंगे और वो किस प्रकार क्रियान्वित होंगे, इन सब की योजना बनानी चाहिए जिससे हम हमारे उद्देश्य को प्राप्त कर सकें। योजना बनाकर हम हमारे पार्लर को आसानी से चला सकते हैं और नुकसान होने के रिस्क को भी कम कर सकते हैं। योजना बनाते समय फंड्स, खर्चा, प्रोडक्ट और कस्टमर टारगेट आदि सभी तरह के पॉइंट्स को ध्यान में रखना आवश्यक है। पार्लर शुरू करने से पहले लाइसेंस प्राप्त करना चाहिए और लाइसेंस प्राप्त करने के लिए हेल्थ, क्लीनलीनेस, सेफ्टी, सिक्योरिटी आदि सभी चीज़ों के मापदंड पूरे होने चाहिए। अब हम बात करेंगे फिजिकल एनवायरनमेंट की। किसी सैलून के फिजिकल एनवायरनमेंट से तात्पर्य सैलून के वातावरण से है, आंतरिक और बाहरी। सैलून साफ और सुविधाजनक होना चाहिए जिससे कि काम करना आसान हो। सैलून का एक अच्छा डिज़ाइन आपकी जो बेसिक आवश्यकता है उसी पे ही आधारित होता है। वाटर प्रेशर को ज़रूर चेक करना चाहिए और हेयर ड्रायर्स और प्रोसेसर्स जो है वो वॉल माउंटेड होने चाहिए। इसके लिए आप एक ठोस दीवार होनी चाहिए उसमें। आपके जो पार्टीशन वाली दीवारें हैं वो उसमें नहीं चल सकती, इससे आपका स्पेस जो है वो बचता है। वॉश एरिया को पानी और वेस्ट आउटलेट के करीब रखना चाहिए क्योंकि यह लगाने में भी सस्ता होता है और एक छोटी पाइपलाइन चलाने से भविष्य में प्लम्बिंग की समस्या भी कम होती है। पर्याप्त वर्किंग स्पेस होना चाहिए। पहली स्टाइलिंग यूनिट जो है वो दीवार से 1 मीटर दूर होनी चाहिए। दूसरी और बाद की यूनिट्स पहली इकाई से 1.2 मीटर दूर होनी चाहिए।
वर्किंग स्पेस यूनिट से स्टाइलिश के पीछे तक का जो स्थान है वो कम से कम 1.5 मीटर होना चाहिए। और एक कम अगर जगह आपके पास है और आप अधिक ग्राहकों को फिट करना चाहते हैं तो फिर इजलैंड स्टाइल के जो यूनिट्स हैं वो अच्छे रहते हैं। लाइट भी पर्याप्त होनी चाहिए ताकि लोग सही से काम कर सकें। ऑटोमेटिक इमरजेंसी लाइट की भी व्यवस्था होनी चाहिए। क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए और हर कार्यस्थल फर्नीचर और फिटिंग को साफ रखा जाना चाहिए। फर्श, दीवारों और छत की सतह को साफ रखना चाहिए। वेस्ट को उचित जगह संग्रहित किया जाना चाहिए। सभी इक्विपमेंट, इम्प्लीमेंट्स आदि को हर उपयोग के बाद स्टेरलाइज करना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे लोकेशन का चुनाव कैसे करें पार्लर के लिए। सही लोकेशन का चुनाव पार्लर की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक है। जहां आप पार्लर ओपन करना चाहते हैं वहां पहले ये देखें कि उस एरिया में आपकी सर्विसेज की डिमांड है या नहीं। वहाँ पहले से जो स्थापित पार्लर्स हैं उनके बारे में जानकारी करें, पता करें उनकी सर्विसेज के बारे में कि वो क्या सर्विसेज दे रहे हैं और उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है। आपका पार्लर अच्छी आबादी वाले एरिया में होना चाहिए जहाँ पे आपकी सर्विस की डिमांड हो। पार्लर अन्य सेवाओं के नज़दीक भी होना चाहिए जैसे कि बैंक है, पोस्ट ऑफिस, मार्केट, जहाँ से ज़्यादा लोग गुजरते हों। और पार्लर जहाँ हो वहाँ आसानी से पहुँचा जा सके और पार्किंग की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं स्पेस अलॉटमेंट। आपको अपने सैलून में 4 अलग-अलग तरह के एरिया की आवश्यकता होती है। रिसेप्शन और रिटेल, शैम्पू, कटिंग सर्विसेज और स्टोरेज। इनमें से सबसे बड़ा तो आप सैलून सर्विसेज के लिए ही होना चाहिए जो कि लगभग आपके फ्लोर स्पेस का 50% होगा। लगभग 20% जो स्थान है वो रिटेल रिसेप्शन के लिए डिसाइड किया जा सकता है और 10% शैम्पू एरिया के लिए और बाकी जो 20% है वो लंच ब्रेक, रेस्ट रूम और आपके ऑफिस के लिए भी होना चाहिए। और आपके द्वारा बेचे जाने वाले किसी भी रिटेल प्रोडक्ट को रिसेप्शन एरिया में रखा जाना चाहिए और आसान पहुंच के लिए कैश रजिस्टर के पास रखा जाना चाहिए। शैम्पू एरिया आमतौर पर सैलून के पीछे की तरफ ही होता है और वहाँ पे शैम्पू, सिंक और कुर्सियाँ होती हैं। सैलून शैम्पू, कंडीशनर और गहरे कंडीशनर उपचार में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट्स के लिए स्टोरेज के लिए प्रत्येक स्टेशन में ही एक कैबिनेट होना चाहिए। अब हम सैलून के फर्नीचर के बारे में बात करेंगे। सैलून के लिए फर्नीचर हमेशा ड्यूरेबल, प्रैक्टिकल और स्टाइलिश होना चाहिए। यह सैलून के कलर स्कीम से भी मैच करना चाहिए और आपके लेआउट पर फिट होना चाहिए। फर्नीचर के द्वारा आप सैलून को एक मनचाहा क्रिएशन दे सकते हैं। जैसे यदि आप सैलून में कंफर्टेबल फील कराना चाहते हैं तो चेयर्स की जगह आप वेटिंग एरिया में सोफ़ा भी लगा सकते हैं। इसके अलावा सभी जो हाइड्रोलिक चेयर्स हैं, हेडरेस्ट, शैम्पू यूनिट्स, लैम्प, लाइटिंग फिक्सचर्स सभी अच्छे काम करने वाली स्थिति में होने चाहिए। सभी स्क्रूज, बोल्ट सही होने चाहिए। इनके समय पर ऑयलिंग होनी चाहिए। नियमित रूप से डस्टिंग और सैनिटाइजिंग होना चाहिए। लाइटिंग फिक्सचर्स की नियमित रूप से मेंटेनेंस होनी चाहिए। बल्ब्स भी समय समय पर चेंज होने चाहिए ताकि काम को सुचारू रूप से किया जा सके। अब हम सैलून के कलर स्कीम, फर्नीचर, डेकोरेशन के बारे में बात करेंगे। एक अच्छा सैलून ओनर को ये पता होना चाहिए कि इंटीरियर किस तरह से होना चाहिए सैलून का, क्योंकि जब भी क्लाइंट सैलून में प्रवेश करता है तब से ही वो सोचना शुरू कर देता है। रिसेप्शनिस्ट से इवन बात करने से पहले ही क्लाइंट सोचना शुरू कर देता है कि यहाँ का वातावरण कैसा है, अच्छा है या खराब। इसलिए सैलून का जो वातावरण है वो रिलैक्सिंग, फ्रेंडली और फ्रेश होना चाहिए। सैलून का इंटीरियर डिज़ाइन केवल क्लाइंट के लिए नहीं होता बल्कि स्टाफ के लिए भी होता है।
इससे अच्छा स्टाफ उपलब्ध हो और एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट होता है जो क्लीन, ब्यूटीफुल, वर्क फ्रेंडली और कंफर्टेबल होता है। सैलून के लिए 2 या 3 तरह के कलर चुन सकते हैं, इनमें बैलेंस करना आवश्यक है। ये कलर आप फर्नीचर, इक्विपमेंट, वॉल्स, फ्रेम्स, फैब्रिक्स और एक्सेसरीज के लिए यूज़ कर सकते हैं। डार्क शेड सोफ़ा आदि पर यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर कि स्टेन लगने का डर रहता है। बाहर डार्क शेड यूज़ करने से सैलून महंगा दिखाई देता है और लाइट कलर यूज़ करने से बाहर और भीतर होमली एनवायरनमेंट दिखाई देता है और सैलून बड़ा भी दिखाई देता है। स्टाफ की यूनिफॉर्म भी लाइट कलर की होनी चाहिए और उस पर सैलून का नाम ब्लैक कलर से लिखवाना चाहिए। डेकोरेशन के लिए हम प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं सैलून में, क्योंकि प्लांट्स हमेशा जगह को फ्रेश फील कराते हैं और साथ ही कंफर्टेबल भी फील होता है। सैलून में हरियाली और प्लांट्स को स्थान देना चाहिए और उनकी मेंटेनेंस का भी ध्यान रखना चाहिए। कुछ पेंटिंग्स और डेकोरेटिव पीसेस को भी आप सैलून के इंटीरियर के हिसाब से लगा सकते हैं। लाइटिंग और वेंटिलेशन की बात करें तो हम सैलून के लिए एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा वेंटिलेशन बहुत ही आवश्यक है। वेंटिलेशन एक प्रोसेस है जिससे अशुद्ध हवा बाहर जाती है और शुद्ध हवा अंदर आए। वेंटिलेशन वैसे तो प्राकृतिक रूप से भी किया जा सकता है, दरवाजे और खिड़कियां खोलकर, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज यह है कि बाहर का शोर अंदर आता है जिससे कि क्लाइंट की प्राइवेसी और सैलून का शांत माहौल डिस्टर्ब होता है। इसलिए आर्टिफिशियल वेंटिलेशन भी कई प्रकार से किया जा सकता है, जैसे कि फ्री स्टैंडिंग फैंस जो पोर्टेबल होते हैं, उन्हें आवश्यकता के अनुसार कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। एक सप्लाई सिस्टम होता है जो बाहर से फ्रेश एयर सप्लाई करते हैं और डस्ट रिमूव करके फ़िल्टर करते हैं, और एक एग्जॉस्ट सिस्टम भी होता है जो सैलून से एयर को बाहर पुश करता है। लेकिन सबसे सही इनमें से एक सप्लाई और एग्जॉस्ट सिस्टम साथ साथ होना चाहिए एक एयर कंडीशनिंग यूनिट के साथ। सैलून के लिए यही सबसे बेस्ट होता है। अब हम बात करेंगे ऑपरेटिंग कॉस्ट की। ऑपरेटिंग कॉस्ट वह कॉस्ट है जो कि किसी बिजनेस के सामान्य ऑपरेशन और अन्य गतिविधियों के लिए खर्च किए जाते हैं। इनमें सभी तरह के खर्चों को शामिल किया जाता है जो कि एक सैलून को चलाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि स्टाफ का खर्चा है, पूंजी पर ब्याज है, सैलून का किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन, मेंटेनेंस, इंश्योरेंस, रॉ मटेरियल आदि के सभी खर्चे इसमें सम्मिलित होते हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट के जो उद्देश्य हैं वो है कुल खर्चे ज्ञात करना कि कुल खर्चे क्या हैं हमारे पार्लर के, और प्रति सेवा जो हम दे रहे हैं उसकी क्या लागत है, प्रदान की गई सेवा का प्रतिफल मूल्य स्थापित करना यानी कि सेलिंग प्राइस को फिक्स करना, खर्चों का नियंत्रण स्थापित करना, विभिन्न सेवाओं का तुलनात्मक अध्ययन करना। अब हम बात करेंगे इंस्टॉलेशन कॉस्ट। इंस्टॉलेशन कॉस्ट से तात्पर्य ऐसे व्यय से है जो कि किसी भी प्रोडक्शन या सर्विस प्रदान करने वाले बिजनेस को स्थापित करने में होता है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट में कुल लागत जैसे श्रम, प्रशासन, फैक्ट्री, सामग्री आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इंस्टॉलेशन कॉस्ट के तत्व जो है वो है सामग्री, इसमें प्रत्यक्ष सामग्री और अप्रत्यक्ष सामग्री है, श्रम, प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम, और व्यय, प्रत्यक्ष व्यय और अप्रत्यक्ष व्यय। ये सभी लागत जो प्रत्यक्ष रूप से वस्तु, सेवा या कार्य पर सामग्री, श्रम और अन्य व्यय के रूप में व्यय की जाती है, ये प्रत्यक्ष लागत कहलाती हैं और इन्हें हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। अप्रत्यक्ष लागत फैक्ट्री, प्रशासन, विक्रय एवं वितरण के दौरान अप्रत्यक्ष रूप से सामग्री, श्रम एवं व्यय के रूप में खर्च की जाती है, जैसे कि फैक्ट्री या उत्पादन व्यय। ये अप्रत्यक्ष व्यय है जो फैक्ट्री के अंतर्गत फैक्ट्री या प्लांट को चलाने के लिए किए जाते हैं। ये संपूर्ण उत्पादन के लिए होते हैं, जैसे कि मशीनों की सफाई है, ऑयलिंग है, लुब्रिकेशन है, गेटकीपर का वेतन, भवन का किराया,
कर व बीमा आदि। दूसरा है कार्यालय प्रशासन व्यय। ये वे व्यय हैं जो कार्यालय और प्रशासन के संचालन के लिए किए जाते हैं, जैसे कि डाक और तार, टेलीफोन, फर्नीचर, उपकरणों की मरम्मत, किराया, बिजली, साफ सफाई का खर्चा, ये सभी इसमें शामिल हैं। विक्रय और वितरण व्यय, विज्ञापन, विपणन और आदेश प्राप्त करने के लिए जो सभी तरह के व्यय खर्चे किए जाते हैं उसे विक्रय व्यय कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी भी बिजनेस को स्थापित करने में जो कॉस्ट लगती है वो इंस्टॉलेशन कॉस्ट कहलाती है। थैंक यू।